हेलो दोस्तों, मैं हूं सूरज और स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल पे। आज हम कवर करने वाले हैं प्रोनाउन को। पिछले क्लास में हमने कवर किया था नाउन को। ये हमारी ग्रामर की सीरीज चल रही है प्लेंटो पैरामाउंट बुक से। कोशिश मेरी यही है कि जितनी जल्दी हो सके मैं इस बुक को खत्म कर दूं। बस अब 3-4 चैप्टर्स और बचे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेगी और बेल आइकन को दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें। तो चलिए हम प्रोनाउन को पढ़ने की कोशिश करते हैं और बहुत अच्छे से हम इसे समझेंगे ताकि कभी भी प्रोनाउन से क्वेश्चन आए तो हम इजिली कर पाए क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। देखिए, सबसे पहले बात प्रोनाउन होता क्या है, ठीक है। प्रो और नाउन, आपने नाउन पढ़ा होगा। नाउन क्या होता था? तो नाउन मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, या बोल सकते हो अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रोनाउन की बात आ रही है। तो प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? तो प्रो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, प्रो है, यहाँ पे नाउन है। तो जो नाउन के बदले यूज किया जाता है, ठीक है, जो नाउन का स्थान ले ले या जो नाउन के बदले यूज किया जाता है उस वर्ड को हम कहते हैं प्रोनाउन। यानी अ वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन, मतलब जो नाउन के जगह पे, स्थान पे प्रयुक्त किया जाए शब्द, उसे कहते हैं प्रोनाउन। या फिर यहाँ पे दिया हुआ है नाउन के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। और एग्जांपल से समझिएगा, जैसे अगर मैंने कहा कि राम इज अ बॉय, ठीक है, जैसे मैंने कहा राम इज अ बॉय, ठीक है, तो अब हम इसके जगह पे हम यूज कर सकते हैं ही, ठीक है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे हमने ही को यूज किया राम के बदले। तो राम यहाँ पे नाउन है और ही क्या हो गया? इसका प्रोनाउन हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोनाउन क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए ही प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो प्रोनाउन का हम प्रयोग क्यों करते हैं, यूज क्यों करते हैं? ताकि नाउन का जो है रिपीटेशन ना हो, बार बार हमें उसकी नाम लिखने की जो है आवश्यकता ना पड़े, बार बार हम उसका नाम ना लिखें, इसलिए हम उसके जगह पे प्रोनाउन का यूज करते हैं। किसी भी वाक्य में एक ही नाउन का बार बार प्रयोग करने से वाक्य की सुंदरता खत्म हो जाती है। अब अगर मैं बार बार बोलूं रमेश इज अ बॉय, रमेश स्टडीज इन क्लास 6, रमेश लिव्स इन पटना, अगर मैं ऐसे कंटिन्यू बोलते जाऊं तो बार बार रमेश आएगा, रमेश आएगा, रमेश आएगा, और इससे क्या होगा? वाक्य की जो सुंदरता है वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। यही मुख्य कारण है कि नाउन के बदले हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रोनाउन का प्रयोग हम करते हैं। क्लियर है आपको? अब देखिए एग्जाम्पल है, मिसेस शुक्ला, मिसेस शुक्ला बीइंग अ गुड टीचर सी इज लाइक्ड बाय ऑल द स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे देखो सी क्या है, सी को हटा दें, नाउन के स्थान पे प्रोनाउन का प्रयोग होता है, ना कि नाउन के साथ। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे बात किया जा रहा है कि सी हटा दें, यहाँ पे सी की हटाने की बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि नाउन के स्थान पे प्रोनाउन का प्रयोग होता है, ना कि नाउन के स्थान पे। तो देखिए सिंपल सी बात है। आप कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य है कि बस यहाँ पे हमें क्या यूज करना है? तो हमें यूज करना है यहाँ पे प्रोनाउन को, ठीक है। तो बार बार हम नाउन को यूज ना करके हम क्या करेंगे? प्रोनाउन को यूज करेंगे ताकि रिपीटेशन ना हो नाउन का। अब चलिए देखिए आगे समझिएगा। अब है प्रोनाउंस के प्रकार। क्या प्रोनाउंस के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है। सबसे पहले देखो प्रोनाउंस के प्रकार कितने दिए हुए हैं। तो प्रोनाउंस के यहाँ पे 10 प्रकार दिए हुए हैं, ठीक है। मतलब कुछ बुक्स में 8 होते हैं, कुछ में 10 होते हैं, तो इसमें 10 दिए हुए हैं। तो समझिएगा क्या क्या है वो प्रकार। काइंड्स, तो देखो दिया हुआ है। सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। नहीं याद है तो सिंपली इसमें देखिए दिया हुआ है पर्सन, और पर्सन में अल लगा दिया तो हो गया पर्सनल। तो यहाँ पे क्या होगा? पुरुषवाचक प्रोनाउन में यहाँ पे होगा आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे और देम। ये सब क्या है? तो पुरुषवाचक प्रोनाउन है, इसे हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड देखिए पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। तो पजेस का मतलब क्या होता है? अधिकार, ठीक है। पजेशन का मतलब क्या होता है? अधिकार। तो पजेशन से ही बना है पजेसिव प्रोनाउन, यानी कि अधिकारवाचक सर्वनाम। तो जिस वर्ड से हम किसी चीज पे, वस्तु पे हम क्या करें? शो करें, अपने अधिकार को शो करें, तो उसे हम कहते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम, ठीक है। जैसे माइन, आवर्स, योर्स, ठीक है। मतलब माइन का मतलब मेरा, आवर्स का मतलब हमारा, योर्स का मतलब तुम्हारा, हिज, हर्स, देयर्स, ये सब क्या है? हमारे पजेसिव प्रोनाउन है। थर्ड समझिएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संकेतवाचक प्रोनाउन या संकेतवाचक सर्वनाम आप बोल सकते हो। जैसे दिस, दैट, दिस, दोज। तो हम क्या करते हैं? संकेत करते हैं ना कि दिस इज अ बॉय, तो हम उसकी तरफ संकेत करके बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पे वो क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलेंगे, यानी संकेतवाचक सर्वनाम बोलेंगे, ठीक है।
उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? तो डिस्ट्रीब्यूटिव में ही आ रहा है डिस्ट्रीब्यूट करना। तो डिस्ट्रीब्यूट करना का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज बांटना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या है, इच, आइदर, नाइदर, एवरी, नन, एटीसी, ये सब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ठीक है। जैसे इच का मतलब क्या होता है? प्रत्येक, ठीक है। तो प्रत्येक का मतलब क्या है? यहाँ पे बंटवारा हो रहा है। उसी प्रकार है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब होता है पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। क्या संबंध दर्शाता है? जैसे इच अदर, वन अनदर, तो ये सब क्या कर रहे हैं? संबंध दर्शा रहे हैं, ठीक है, दोनों के बीच में, इच अदर। उसके बाद क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब है निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ और वन सेल्फ। और इन्हीं सब की तरह एक और प्रोनाउन जो होता है वो होता है इम्फेटिक, ठीक है। उसको इम्फेटिक प्रोनाउन भी कहते हैं और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है दबाव सूचक सर्वनाम। तो जब भी हमें अपने सेंटेंस पे दबाव डालना होता है तो हम बोलते हैं माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ लगाते हैं, ठीक है। और हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ, ये सब जो है सब्जेक्ट के कर्ता पर क्या करते हैं? सब्जेक्ट पर दबाव डालने का काम करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। यानी एम्फेटिक का मतलब होता है दबाव डालना। अब नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, यू योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉब्लम्स, मतलब तुम जो हो अपनी गलतियों के लिए खुद जिम्मेदार हो। तो यहाँ पे यू पे क्या डाला जा रहा है? तो यू पे प्रेशर डाला जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है, किसके द्वारा? तो योर सेल्फ का यूज करके यहाँ पे यू पे हम सब्जेक्ट पे क्या कर रहे हैं? दबाव डाल रहे हैं, मतलब तुम अपनी गलतियों के जिम्मेदार तुम खुद हो। तो उसी तरह से हो गया, मतलब ही हर्ट हिमसेल्फ, मतलब उसने खुद को, ठीक है, उसने खुद को चोट पहुंचाई। तो यहाँ पे जो है हिमसेल्फ जो है क्या कर रहा है? ही पे दबाव डालने का काम कर रहा है। तो ये कौन सा प्रोनाउन हो गया? तो एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। अब चलिए आगे देखेंगे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है। तो देखो, इंडेफिनिट का मतलब ये होता है अनिश्चयवाचक, ठीक है। डेफिनिट का मतलब निश्चय होता है, तो इंडेफिनिट का मतलब हो जाएगा अनिश्चयवाचक। तो इसका मतलब होता है एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग और ऑल, सम, एनी, बोथ, अनदर, मच, फ्यू, अ लिटिल। तो देखो समझो कैसे कि इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो बस इतना समझो कि अनिश्चित। जैसे अब क्लास है, क्लास में मैंने बोल दिया एवरीबडी स्टैंड अप, मैंने बोल दिया एवरीबडी स्टैंड अप, तो ये अनिश्चित है, मतलब सबको बोला जा रहा है, किसी पर्सनल व्यक्ति को नहीं बोल रहा है, डेफिनेट को नहीं बोल रहा है। अब यहाँ है रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? तो देखो रिलेटिव का मतलब ये है संबंध, ठीक है, संबंध दिखाना। तो रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संबंधवाचक सर्वनाम। तो हु, हुम, हुज, विच, दैट इत्यादि ये जोड़ने के लिए प्रयुक्त होते हैं, यानी ये दो सेंटेंस को क्या करता है? जोड़ता है और उनके बीच क्या दर्शाता है? तो संबंध दर्शाता है। उसके बाद है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या है? इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इंट्रोगेटिव में ही वर्ड आ रहा है इंट्रोगेट, मतलब क्या करना? प्रश्न पूछना, ठीक है। तो हु, हुम, विच, हुज इत्यादि ये सब जो है प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो आई होप मैं आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से आप क्लियर हो गए होंगे कि 10 प्रोनाउन, ठीक है, 10 प्रोनाउन क्या क्या प्रोनाउन होते हैं और उनका अर्थ क्या होता है, आप ये समझ चुके होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। दिया हुआ है द केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि ये जो हमारा है एक पाई चार्ट बोल सकते हो आप, ये डाटा बोल सकते हो, और ये कॉलम है, हम इसे पढ़ना है। पैटर्न क्या होता है? देखो सबसे पहला होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में भी सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है, सेकंड पर्सन में सिंगुलर, प्लूरल। पर्सनल प्रोनाउन, तो पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन हम देखेंगे। तो सिंगुलर है सबसे पहले फर्स्ट पर्सन में आई और वी, ठीक है, वी इसमें प्लूरल होता है और आई क्या होता है? सिंगुलर। तो आई का क्या बनता है? ऑब्जेक्ट, तो मी, ठीक है, आई का क्या बनेगा? मी बनेगा। पजेसिव क्या बनता है? तो पजेसिव किस बनता है? माई, ठीक है। और जैसे बोलते हैं ना, दिस इज माई पेन, ये मेरा क्या है? पेन है, ये मेरी कलम है, मतलब हम अधिकार दर्शा रहे हैं, ठीक है। और पजेसिव प्रोनाउन का यूज होता है तो हम किसका यूज करते हैं? तो माइन का यूज करते हैं, दिस पेन इज माइन, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे देख लो प्लूरल का क्या होता है? वी का अस होता है, ठीक है। तो मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में हम अस यूज करते हैं, आप पैसिव वॉइस में पढ़ोगे तो उसके बाद देखोगे कि हम यहाँ पे पजेसिव में आर यूज करते हैं और पजेसिव प्रोनाउन में हम यूज करते हैं आवर्स का, ठीक है। उसी तरह से सेकंड पर्सन में देखो यू का यू होता है, फिर ये योर होता है, योर्स हो जाता है, सी, ही, इट, ठीक है। इसके साथ क्या यूज करते हैं? तो सी का हर होता है और हर्ष हो जाता है। उसी तरह से ही का हिम हो जाएगा, हिज हो जाएगा और हिज हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, देयर हो जाएगा और देयर्स हो जाएगा। तो आप इसे अच्छे से देख लेना कॉलम को और इसे रट जाना। अब देखो दिया हुआ है क्या?
अब सभी प्रकार के प्रोनाउंस को विस्तार से देखें, यानी अब जितना भी प्रोनाउंस था, 10 प्रोनाउन था, उन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि उनका अर्थ क्या होता है और उनके यूजेस क्या क्या है। तो देखिए, यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, सबसे पहला था हमारा पर्सनल प्रोनाउन का यूज। तो पर्सनल प्रोनाउन देखो क्या होता है, वे प्रोनाउन जो तीनों प्रोनाउन जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में प्रयुक्त होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे देखना, अब यहाँ पे बात आ रही है नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो जब आप केस पढ़े होगे तो आपको पता होगा, केस अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो नॉमिनेटिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। देखो, नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है कर्ता कारक, ठीक है, कर्ता कारक यानी सब्जेक्ट वाला। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है कर्म कारक, ठीक है। तो याद रखना, ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या, कर्म कारक, और नॉमिनेटिव केस का मतलब क्या, कर्ता कारक। अब देखो, आई का क्या होता है, मी होता है, सी का क्या होता है, हर होता है, दे का देम होता है, वी का अस होता है, ही का हिम होता है, और इट का इट ही होता है, और यू का यू ही रह जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहला रूल नंबर 1 देखिए। रूल नंबर 1 क्या है कि किसी सेंटेंस के वर्ब के पहले प्रोनाउन का प्रयोग हो, यानी किसी सेंटेंस के वर्ब के पहले किसका प्रयोग हो, तो प्रोनाउन का प्रयोग हो, तो वह नॉमिनेटिव केस में होता है। अगर प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब के बाद हो तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस में क्या क्या है। सबसे पहले देखो वॉइस, अगर देखो यहाँ पे देखोगे आप, नहीं आपने वॉइस पढ़ा तो प्लीज मेरी पिछली वीडियो जाकर के देखें वॉइस की। यहाँ पे दिया हुआ सबसे पहले आई, आई क्या है, सब्जेक्ट है। टीच इसमें क्या है, वर्ब है, और उसके बाद क्या है, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो देखो, टीच के पहले क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, और टीच के बाद क्या आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट आ रहा है। ये एक्टिव का वॉइस है, ठीक है। अब जब हम इसे चेंज करते हैं तो क्या होता है, ही इज टाउट बाई मी, ही इज टाउट बाई मी, मतलब आई के बदले यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, तो मी का प्रयोग कर देते हैं। तो वही यहाँ पे बताया गया नॉमिनेटिव केस के बारे में, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आया गया होगा कि हाँ कहाँ पे यूज होता है। अब सेकेंड रूल देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है, जब विभिन्न प्रोनाउंस के एक ही सेंटेंस में प्रयुक्त हो, मतलब कहना है जब दो या दो से अधिक प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में आ रहे हो या एक ही सेंटेंस में यूज किया जा रहे हो, तो किसी बुरी बात का आभास ना हो। अगर कोई अच्छी बात की जा रही हो, ठीक है, कोई क्या की जा रही हो, अच्छी बात की जा रही हो, तो उन्हें 231 के क्रम में लगाते हैं। यानी पहले हम सेकंड पर्सन लगाएंगे, फिर थर्ड पर्सन लगाएंगे, और फिर फर्स्ट पर्सन लगाएंगे। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं और आते रहते हैं, तो इसे ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है। तो मतलब कहना क्या है, फिर से मैं आपको एक बार रिकॉल कर दूं, जब कोई अच्छी बात की जा रही हो, जब तीनों प्रोनाउंस के लिए जब अच्छी बात की जा रही हो, तो पैटर्न बनेगा 2-3-1। क्या पैटर्न बनेगा, 2-3-1, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, और उसके बाद फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पे, यू, ही एंड आई, तो सबसे पहले हम क्रेडिट किसे देंगे, तो सबसे पहले क्रेडिट देंगे जो हमारे सामने है, यानी कि सेकंड पर्सन यू को, ठीक है। और उसके बाद हम देंगे क्रेडिट किसे, तो थर्ड पर्सन को देंगे, यानी ही को। उसके बाद क्रेडिट किसे देंगे, तो फर्स्ट पर्सन को देंगे, यानी खुद को देंगे सबसे लास्ट में, ठीक है। तो यू, ही एंड आई शैल स्टडी फॉर द एग्जाम, ठीक है। तो 2-3, और अगर दो रहे तो, अगर दो ही प्रोनाउन रहे तो क्या करेंगे सर, तो देखो दो ही प्रोनाउन रहे तो वही पैटर्न फॉलो करना है आपको। सबसे पहला 3 यानी कि थर्ड पर्सन को, उसके बाद अपने आप को दीजिए, अगर सेकंड पर्सन नहीं है तो। लेकिन अगर सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन को आप फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। तो ही एंड आई हैव फिनिश्ड आवर वर्क, और उसके बाद अगर 2-3 रहे तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 को देंगे, तो यू एंड ही हैव डन अ ग्रेट जॉब। क्लियर हो गया आपको। अब देखिए, इससे ठीक अपोजिट इसे भी याद रखना है कि अगर अभी तो हमने पढ़ा कि अच्छाई की बात की जा रही हो, ठीक है, अच्छे काम की बात की जा रही हो, लेकिन कोई बुरा काम हो, दोष वाला काम हो, तो हम पैटर्न क्या बनेगा, तो देखो एक ही वाक्यों में विभिन्न प्रोनाउन का प्रयोग करते समय यदि उसमें अपना दोष स्वीकार किया गया हो, ठीक है, तो हो, अथवा कोई बुरी बात कही गई हो, तो प्रोनाउन 1, 2, 3 के क्रम में रखते हैं। अब देखो, जब बुरी बात आएगी तो यहाँ पे सबसे पहले किसका नाम लेंगे, अपना नाम लेंगे, फिर किसका नाम लेंगे, तो सेकंड पर्सन का नाम लेंगे, फिर किसका नाम लेंगे, तो थर्ड पर्सन का सबसे लास्ट में नाम लेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है, पहला देखना है यहाँ पे, आई, यू एंड ही हैव मेड अ ब्लंडर, ठीक है। तो आई, यू, सबसे पहले आई यानी फर्स्ट पर्सन अपना नाम लेंगे, फिर सेकंड पर्सन का जो आपके आगे है, सामने है, उसका नाम लेंगे, उसके बाद जो थर्ड पर्सन है यानी ही, उसका नाम लेंगे और बनाएंगे सेंटेंस, यानी 1, 2, 3 फॉलो करेगा। उसके बाद अगर यहाँ पे बोल रहा है कि फर्स्ट पर्सन ना हो तो फर्स्ट पर्सन ना हो तो जो सेकंड वाला है उसका नाम लीजिएगा और फिर थर्ड वाले का नाम ले लीजिएगा। यू एंड ही हैव डन दिस मिसचीफ,
ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अब चलिए आगे समझिए। आगे देखिएगा यहाँ पे क्या है कि रूल 4, जब प्रोनाउन बहुवचन में हो, जब प्रोनाउन क्या हो, बहुवचन में हो, तो प्रोनाउन 1 2 3 के क्रम में होना चाहिए, यानी पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। जैसे देखो वी, यू एंड दे शुड नाउ गेट डन टू वर्क। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, बहुवचन में है। कौन से वचन में, बहुवचन में, क्योंकि वी का मतलब हम लोग होता है, ढेर सारे व्यक्ति, यू का मतलब तुम लोग होता है, मतलब ढेर सारे व्यक्ति, और दे का मतलब क्या होता है, वे लोग, यानी कि बहुत सारे व्यक्ति, यानी बहुवचन की बात की जा रही है। तो यहाँ पे भी हम 1 2 3 वाला पैटर्न फॉलो करेंगे, ठीक है। सबसे पहले वी, उसके बाद यू, उसके बाद दे का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 5 देखिएगा यहाँ पे कि लेट, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट एवं प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये सब जितने भी है ना, याद कर लीजिएगा इसे। लेट है, लाइक है, बिटवीन है, ठीक है, बट है, एक्सपेक्ट है, और क्या है, प्रीपोजिशन है। इनके बाद जो आएगा ना प्रोनाउन, वो क्या आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। जैसे देखो लेट मी डू दिस वर्क, बोलते हैं ना मुझे ये काम करने दो, ठीक है, लेट मी गो आउट, मुझे बाहर जाने दो, या लेट मी डू दिस वर्क। तो यहाँ पे लेट के बाद क्या आया, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो मी होता है। उसके बाद देखो सेकंड में क्या है, देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन सी एंड आई। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बिटवीन जो है प्रीपोजिशन है, और बिटवीन के बाद इन्होंने लगा दिया क्या, सब्जेक्टिव केस, यानी कि सी लगा दिया और आई लगा दिया, जो कि सरासरी क्या है, गलत है। यहाँ पे होना क्या चाहिए था, देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन हर एंड मी, ठीक है। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, और आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। उसके बाद देखो दिया हुआ है कि एवरीबॉडी बट हिम वाज प्रेजेंट फॉर द मीटिंग। अब यहाँ पे ध्यान देखना, बट क्या है, प्रीपोजिशन है, और बट के बाद यहाँ पे हिम लगाना है, तो यहाँ पे हिम लगाया है, मतलब ये क्या है, सही है। उसके बाद देखो दिया हुआ है ही लाफ्ड एट आई, ही लाफ्ड एट आई ना होकर के क्या होता है, तो ही लाफ्ड एट मी, क्योंकि एट जो है प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। नंबर 5 देखना, एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट मी, सॉरी एक्सेप्ट ही, तो एक्सेप्ट ही ना होकर के क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो आपको याद रखना बहुत जरूरी है, लेट, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट और प्रीपोजिशन के बाद जो है ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। अब देखना रूल नंबर 6 क्या बोलता है। तो देखो यदि दो नॉमिनेटिव केस के बीच में तुलना हो, अगर हम दो नॉमिनेटिव केस के बीच में क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो एज ऑब्लिक देन, या तो एज या तो देन के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। मतलब इन दोनों के बाद, किसके किसके बाद, तो एज और देन के बाद किसका प्रयोग होगा, नॉमिनेटिव केस का। जैसे ही इज एज फास्ट एज मी, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ये अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कभी भी अगर आप डिग्री पढ़ोगे ना, तो ये डिग्री में क्वेश्चन आता है, कंपैरिजन ऑफ डिग्री जब पढ़ोगे तो यहाँ पे देखो ऐसे एज के बाद क्या है, यहाँ पे मी ना होकर के क्या होता है, सब्जेक्टिव केस, या बोल सकते हैं आप नॉमिनेटिव केस का यूज करते हैं। कैसे, तो जैसे देखो ही इज एज फास्ट एज आई, वो उतना ही तेज है जितना कि मैं। तो यहाँ पे आई जो है नॉमिनेटिव केस की तरह यूज होगा, ना कि हम यहाँ पे मी लगा देंगे। मी हम लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। आई रन फास्टर देन हिम, मतलब मैं उससे तेज दौड़ता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, हिम लगा दिया इन्होंने, हिम ना होकर के यहाँ पे क्या होगा, ही होगा, ठीक है। यानी कि नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होगा किसके बाद, तो एज और देन के बाद। उसके बाद देखो दिया हुआ है कि ऊपर दिए गए उदाहरण में दो सब्जेक्ट के बीच तुलना किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, कंपैरिजन की जा रही थी। तो दोनों प्रोनाउन जो है नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए। क्लियर हो गया आपको। अब देखो दिया हुआ है कि लेकिन दो ऑब्जेक्ट के बीच में तुलना होने पर एज देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे बोल रहा है क्या, देखो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या हो, तुलना हो, तो जैसे आई नो यू एज मच एज हिम, तो ध्यान रखिएगा इसे। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अब यहाँ पे बात हो रही है रूल नंबर 7 की, ठीक है। रूल नंबर 7 क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से। रूल नंबर 7 को दिया हुआ है, अगर इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो, अगर इट का प्रयोग किसके रूप में हो, सब्जेक्ट के रूप में हो, तो उसके बाद बी के किसी फॉर्म का प्रयोग हो। बी के किसी फॉर्म का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब क्या है, बी फॉर्म है, ठीक है, बी वर्ब है, के प्रयोग हो, तो उसके बाद प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होता है। जैसे अगर मैं कहूं इट इज, ठीक है, डैश, हु एम आई टू ब्लेम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज आई, ना कि आप इट इज मी कर देना, ठीक है। अगर इट से सेंटेंस शुरू हुआ हो, ठीक है, उसके बाद कोई बी फॉर्म हो, बी वर्ब हो, जैसे इज क्या है, बी वर्ब है, तो उसके बाद हम क्या इसका प्रयोग करेंगे, तो उसके बाद हम करेंगे नॉमिनेटिव केस का प्रयोग। क्लियर हो गया। अब चलिए देखिए आगे, यूज ऑफ इट, इट का प्रयोग हम देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है रूल नंबर 1 क्या है, इट का प्रयोग जानवर, निर्जीव पदार्थ, दोष
देश व शिशु के लिए होता है। ठीक है, इट का बहुवचन दे होता है। इट का बहुवचन क्या करते हैं हम, दे का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री, इट इज अ सुपर पावर। अब देखो इट का प्रयोग हमने किसके लिए किया, तो इट का प्रयोग हमने किया यहाँ पे अमेरिका के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है, अब सेकंड पढ़ना, श्रीलंका एंड पाकिस्तान आर डेवलपिंग कंट्रीज, दे। ठीक है, यानी कि दो जब था यहाँ पे तो दो के लिए हमने किसका यूज किया, दे का यूज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे आर फेसिंग इंटरनल टेररिज्म। चलिए अब आगे देखिए, दिया हुआ है रूल नंबर 2, इट का प्रयोग टाइम, वेदर, वेदर का मतलब मौसम, टेम्परेचर और डिस्टेंस या अन्य प्राकृतिक घटनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होता है। तो इंट्रोडक्टरी आपने पढ़ा होगा कभी, देयर और इट जो है इंट्रोडक्टरी है, जैसे बोलते हैं ना इट इज अ पेन, तो इस केस में इट को इम्पटी इट कहा जाता है। इस केस में इट को हम क्या कहते हैं, इम्पटी इट। मतलब क्या, इट का कोई मतलब नहीं होता, इसके अंदर कुछ नहीं होता है, बोल सकते हैं खाली है बिल्कुल, क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं होता। जैसे इट इज रैनिंग, वर्षा हो रही है, तो वर्षा हो रही है तो इट का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इट का कोई अर्थ नहीं है, तो सिंपली हम बोलते हैं इट इज रैनिंग, इट इज मॉर्निंग, सुबह है, इट इज 6 o'clock, है ना, 6 बजे है, इट इज मंडे, आज सोमवार है, इट इज मार्च। ठीक है, मार्च है। तो इस तरह से इंट्रोडक्टरी के रूप में इट का यूज होता है। अब आगे पढ़ेंगे, इट का प्रयोग इन्फिनेटिव, जीरंड या क्लाउज के बदले भी होता है। तो आपने पढ़ा होगा जीरंड, आपने पढ़ा इन्फिनेटिव, आपने पढ़ा पिछले क्लासेज में, क्लाउज भी आपने पढ़ा, तो इसके बदले यूज होता है इट का। जैसे इट इज इजी टू सॉल्व इट, इट इज सेड दैट वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवॉर्ड। उसके बाद देखो दिया हुआ है रूल नंबर 4, तो इट का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए भी होता है। मतलब हम नाउन और प्रोनाउन पे जोर डालने के लिए भी किसका यूज करते हैं, तो इट का यूज करते हैं। जैसे इट वाज ही हु मेड दिस मिस्टेक, मतलब ये वही था जिसने क्या की थी, गलती की थी। ठीक है, तो हमने क्या किया, ही पे जोर डाला प्रोनाउन पे, इसलिए हमने यहाँ पे इट का प्रयोग किया इंट्रोडक्टरी का। उसके बाद है रूल नंबर 5, इट का प्रयोग फ्रेजेज या क्लाउज को इंट्रोड्यूस करने के लिए होता है। तो ठीक है, फ्रेज या क्लाउज को हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं इट से। जैसे देखो दिया हुआ है that the record will break today is probable। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बनाया गया है it is probable that the record will break today। तो मतलब क्या है, फ्रेज और क्लाउज को क्या कर रहा है, ये इंट्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब डिफरेंस बिटवीन दिस एंड इट, ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिस और इट के बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखो, दिस का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु के नाम, पहचान, परिचय, समीपता आदि का बोध कराने के लिए होता है, ना कि इट का प्रयोग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसे। दिया हुआ है सेकंड, इट का प्रयोग देखिएगा डिफरेंस के, इट का प्रयोग समय, दूरी, मौसम आदि का बोध कराने के लिए होता है, ना कि दिस का। मतलब जब दूरी, समय और मौसम का बात हो, ठीक है, मौसम का बोध करवाना हो, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, तो इट का प्रयोग करेंगे। जैसे इट इज 10 AM, इट इज विंटर, इट इज नाइट। ठीक है, सुबह के 10 बजे हैं, अभी क्या है, विंटर है, और क्या है, रात है, तो इसके लिए हम इट का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद देखिएगा नोट में कि दिस के बाद नाउन का प्रयोग हो सकता है। दिस के बाद किसका प्रयोग हो सकता है, तो दिस के बाद नाउन का प्रयोग हो सकता है। जैसे दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन का मतलब क्या है, ये किताब या पुस्तक मेरी है। तो यहाँ पे देखो क्या है, दिस के बाद हमने किसका प्रयोग किया, तो नाउन का प्रयोग किया। ठीक है, लेकिन इट के बाद नाउन का प्रयोग नहीं हो सकता। इट के बाद किसका प्रयोग नहीं कर सकते, तो इट के बाद हम नाउन का प्रयोग नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल में, समझिएगा, इट बुक इज माइन नहीं होगा, क्या होता है, इट इज माई बुक, इट इज माई बुक। ठीक है, तो याद रखिएगा, दिस के बाद नाउन का प्रयोग हो सकता है, लेकिन इट के बाद नाउन का प्रयोग नहीं हो सकता। उसके बाद है दिस का प्रयोग किसी सिंगुलर नाउन की तरह इंगित करने के लिए किया जाता है जब वह नाउन समीप हो। मतलब क्या है, दिस का प्रयोग किसी सिंगुलर नाउन की तरह इंगित करने के लिए किया जाता है जब वो नाम क्या हो, समीप हो, मतलब नजदीक में हो। जैसे देखो दिस बॉय, ठीक है, हम बोलते हैं ना दिस बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, मतलब कोई हमारे सामने बॉय खड़ा है, लड़का खड़ा है, और हम उसको क्या कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, मतलब इंगित कर रहे हैं कि दिस बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, मतलब ये जो लड़का है बहुत तेज है। तो हम क्या कर रहे हैं, वहां पे इंडिकेट कर रहे हैं, लड़के की तरफ बता रहे हैं, उसकी तरफ उंगली करके कि ये लड़का जो है बहुत तेज है। नेक्स्ट पढ़िएगा, इट का प्रयोग किसी सिंगुलर निर्जीव वस्तु, शिशु के लिए प्रोनाउन के रूप में होता है। कहने का अर्थ यह है
कि इट का प्रयोग हम किसी सिंगुलर, ठीक है, निर्जीव वस्तु या शिशु के लिए प्रोनाउन के रूप में हम यूज कर सकते हैं। जैसे इट इज अ स्प्लेंडिड मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट का मतलब क्या होता है? स्मारक। तो क्या है? इट इज अ, मतलब ये जो है क्या है, बहुत सुंदर सा मॉन्यूमेंट है, बहुत शानदार मॉन्यूमेंट है, बहुत शानदार स्मारक है। तो यहाँ पे क्या है, सिंगुलर था, इसलिए हमने यहाँ पे किसका यूज कर दिया? इट का यूज कर दिया। उसके बाद है दिस के बाद नाउन का प्रयोग हो सकता है। अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था, दिस के बाद नाउन का प्रयोग करते हैं, दिस बुक इज माइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक दिया हुआ है कॉलम। अब ये जो दिया हुआ है इसे पढ़िएगा ध्यान से। यूज ऑफ द प्रोनाउन ऑफ पॉजिटिव केस, यूज ऑफ द प्रोनाउन ऑफ द पॉजिटिव केस, ठीक है। तो है क्या क्या? देखो, नॉमिनेटिव केस है, पॉजिटिव केस है, सॉरी नॉमिनेटिव केस है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है और पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो आई का होता है माई, ठीक है, और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है? माइन होता है। और वी का नॉमिनेटिव केस वी होता है, ठीक है, वी का नॉमिनेटिव केस वी, और पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है आवर, और इसी तरह से पॉजिटिव। आप इसे चार्ट को बढ़िया से देख लो, समझ लो इसे, ठीक है, रट जाओ इसे आप क्या होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो दिया हुआ है यहाँ पे रूल नंबर 1, पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता। मतलब अभी आपने पढ़ा कि पॉजिटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग जो है नाउन के पहले नहीं होता। जैसे यहाँ पे दिया हुआ आवर्स स्कूल, क्या दिया हुआ है? आवर्स स्कूल। तो यहाँ पे आवर्स स्कूल ना होकर के यहाँ पे क्या होगा? आवर स्कूल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दिया हुआ है क्या, पूरा सेंटेंस मैं पढ़ता हूं कि आवर्स स्कूल वाज क्लोज फॉर 4 days। आवर स्कूल वाज क्लोज फॉर 4 days। तो ये गलत है, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या नहीं करना है? तो पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के पहले नहीं करना है। तो ये हमारा आवर्स जो है पॉजिटिव प्रोनाउन है और स्कूल नाउन है, तो स्कूल के पहले इसका प्रयोग करना निषेध है या गलत है बोल सकते हो आप। तो सही क्या होगा? तो सही होगा आवर स्कूल वाज क्लोज फॉर 4 days, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आवर का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो दिया नोट में, पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है। तो आवर जो है क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है, और इसीलिए हमने नाउन के पहले इसका प्रयोग किया। जैसे देखो दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, बुक के पहले हमने किसका प्रयोग किया? तो माई का किया। तो माई क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है। चलिए अब आगे देखिएगा। तो रूल नंबर 2 में, अगर नाउन का उल्लेख हो चुका हो, वह पहले से ज्ञात हो, तो उसका उल्लेख फिर से नहीं करना चाहिए तथा पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब नाउन का प्रयोग पहले ही हो चुका है, उल्लेख हो चुका है, ठीक है, तो बार बार हम उसका प्रयोग ना करके, ठीक है, और उसके बदले हम पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे दिस बुक इज माइन, ठीक है, दिस बुक इज माइन। तो अब यहाँ पे देखो दिया हुआ है क्या कि पॉजिटिव प्रोनाउन, उसके बाद मीनिंग और पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये कुछ क्या है स्ट्रक्चर दिए हुए। तो देखिएगा, माइन पॉजिटिव प्रोनाउन है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? तो माई नाउन, माई प्लस नाउन होता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है? आवर्स, आवर्स क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन है, तो इसका मतलब मीनिंग क्या होता है? तो मीनिंग होता है आवर प्लस नाउन। मतलब नाउन जो है अपने आप इसमें इसका मतलब शो कर देता है, ठीक है। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पे दिया हुआ है कि नाउन का उल्लेख हो चुका है, तो बार बार हमें नाउन का उल्लेख नहीं करना चाहिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, दिया हुआ है 3rd नंबर पे क्या, कि हिज का प्रयोग पॉजिटिव एडजेक्टिव एवं पॉजिटिव प्रोनाउन दोनों के ही रूप में होता है। हिज का जो प्रयोग है पॉजिटिव एडजेक्टिव के भी रूप में कर सकते हैं और यूज जो है पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इट्स का प्रयोग पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में होता है और इसका प्रयोग पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में नहीं होता है, ठीक है। तो इट्स, जो इट्स दिया हुआ ना, इट्स का प्रयोग हम किसके रूप में कर सकते हैं? तो पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रोनाउन जो प्रयोग है वो हम पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में नहीं कर सकते हैं। अब देखिए रूल नंबर 2 समझिएगा, दिया हुआ है कि पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है। पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग किसके करते हैं? तो सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट जो होता है उसके रूप में करते हैं। जैसे देखो, योर्स इज अ न्यू कार, यहाँ पे देखो अर्थ क्या हुआ इसका मतलब, तो योर कार इज अ न्यू कार, ठीक है। या फिर हर्स इज अ ब्यूटीफुल हाउस, हर हाउस इज अ ब्यूटीफुल। तो ये इसका मतलब दिया हुआ है और ये एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिएगा, ये इसका क्या है? एग्जाम्पल है और ये इसका मतलब है। अगर मैंने कहा योर्स इज अ न्यू कार, मतलब आपकी कार क्या है? नई है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ हुआ योर कार इज अ न्यू कार, मतलब आपकी जो कार है वो क्या है? नई है। तो वही बोल रहा है कि पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है। तो योर क्या है यहाँ पे? क्या है? तो यहाँ पे है पॉजिटिव प्रोनाउन। अब चलिए रूल नंबर 3 देखिएगा। रूल नंबर 3 क्या है? तो पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है।
मतलब किसी सेंटेंस के वर्ब के रूप ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही हैज लॉस्ट माई बुक्स एज वेल एज योर्स। तो यहाँ पे देखो माई बुक क्या है, तो माई बुक जो है यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग है, ठीक है। और किसके बदले यूज किया जा रहा है, तो सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा रहा है। उसके बाद क्या है यहाँ पे देखो, ही हैज लॉस्ट माई बुक्स एज वेल एज योर बुक्स। तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। सेव योर टाइम एंड माइंड टू, यहाँ पे देखो दिया हुआ सेव योर टाइम एंड माई टाइम टू, मतलब आप अपने भी समय को बचाओ और मेरे भी समय को बचाओ, ठीक है। तो माइंड का प्रयोग किसके रूप में हुआ है, तो माइंड का प्रयोग यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी योर्स का प्रयोग किसके रूप में हुआ है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है नंबर 4, देखिएगा कि पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, ठीक है। मतलब किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे। जैसे यहाँ पे टू के बाद किसका प्रयोग किया गया है, हर का, आई प्रीफर योर हेल्प टू हर। उसके बाद क्या है, देखो ये गलत हो गया, ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे हमें यूज करना है पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग, ठीक है। मतलब किसका उपयोग करना है, तो पजेसिव प्रोनाउन का उपयोग करना है किसके रूप में, तो ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है क्या, ये तो ऑब्जेक्टिव केस हो गया ना हर, लेकिन यहाँ पे हमें यूज क्या करना है, आई प्रीफर योर हेल्प टू हर्स, ठीक है। तो यही क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं इसी टाइप के, इसे आप देख लेना, रट जाना इसे बिल्कुल। आई यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, तो पजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, ना कि ऑब्जेक्टिव केस का। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, योर हाउस इज बेटर देन माई, नहीं बेटर देन माई नहीं, यहाँ पे क्या होगा, योर हाउस इज बेटर देन माइन, ठीक है। यानी कि पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हम करेंगे। अब देखो अगला जो दिया हुआ है रूल नंबर 5, देखिएगा ध्यान से। रूल नंबर 5 है सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब क्या होता है, अलग करना। लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, साइट, फेवर के साथ पजेसिव का प्रयोग गलत होता है, ठीक है। मतलब जो पजेसिव जो हम यूज करते हैं ना, पजेसिव केस आपने पढ़ा होगा। पजेसिव केस का मतलब क्या होता है, अधिकार शो करना, ठीक है। तो किनके किनके साथ, तो सेपरेशन के साथ, लीव के साथ, एक्सक्यूज के साथ, मेंशन के साथ और रिपोर्ट के साथ, पार्डन के साथ, साइट के साथ और फेवर के साथ जो है पजेसिव केस का यूज करना गलत है। देखो दिया हुआ एग्जांपल, योर सेपरेशन इज वेरी पेनफुल टू मी। अब यहाँ पे देखो सेपरेशन फ्रॉम यू का प्रयोग करें, यहाँ पे क्या होगा, सेपरेशन फ्रॉम यू होगा, ना कि योर सेपरेशन, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है एट हिज साइट, ठीक है। तो एट हिज साइट ना होकर के होगा यहाँ पे एट द साइट ऑफ हिम, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे इन वर्ड्स को। अब है आई नीड योर फेवर प्लीज, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, फेवर ऑफ या फेवर फ्रॉम यू। अब देखो रूल नंबर 6 ध्यान से देखिएगा, रूल नंबर 6 क्या कहता है। तो रूल नंबर 6 जो है, पजेसिव प्रोनाउन में एस के पहले एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं होता है। योर्स, हर्स, इट्स इत्यादि का प्रयोग करना क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। मतलब आप पजेसिव प्रोनाउन में एस के पहले, ठीक है, एपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं कर सकते। जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है, द बियर हैड अ रिंग अराउंड इट्स नोज। अब यहाँ पे देखो इट्स का, इट्स में क्या किया इन्होंने, यहाँ पे यूज कर दिया इन्होंने एपॉस्ट्रोफी एस का, जो कि गलत है। यहाँ पे एपॉस्ट्रोफी कॉमा ना होकर के यहाँ पे क्या हो जाएगा, द बियर हैड अ रिंग अराउंड इट्स नोज। क्लियर हो गया आपको, मतलब जो भालू है उसके नाक के चारों तरफ क्या है, एक रिंग लगाई हुई है, तो वही कहा जा रहा है यहाँ पे इट्स, एपॉस्ट्रोफी एस ना होकर के यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्मल वाला इट्स जो होता है वो हम यूज करेंगे। उसके बाद है कि जीरंड के पहले पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। अब जीरंड जो मैंने पढ़ाया था आपको कि स्मोकिंग इज, ठीक है, प्रोहिबिटेड हेयर या फिर टू स्मोक इज प्रोहिबिटेड हेयर, ये दोनों मैंने बताया था कि 2 + V1 लगा के अभी हम जीरंड बनाते हैं और उसके बाद V4 लगा के भी हम जीरंड बनाते हैं। तो दिया हुआ है कि जीरंड के पहले पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। जैसे आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ माई विनिंग द मैच। अब यहाँ पे देखो पजेसिव एडजेक्टिव का यूज हो रहा है किसके पहले, तो जीरंड के पहले। विनिंग यहाँ पे क्या है, जीरंड है, जीरंड के पहले हमने माई का यूज किया, माई क्या है, तो पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद देखो दिया हुआ है शी वॉज नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ हर डूइंग। अब देखो डूइंग यहाँ पे क्या है, तो जीरंड है, जीरंड के पहले हमने क्या लगाया, हर का यूज किया, और हर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। मतलब क्या, अधिकार शो कर रहा है ये। अब आप देखोगे यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में आप पढ़ोगे। होता है स्वयं या खुद ही बोल सकते हो आप, ठीक है। जब वाक्य में स्वयं, खुद ही, खुद को, अपने आप जैसे शब्दों का प्रयोग हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है वो, ठीक है। जैसे देखो द पुअर मैन पॉइजन्ड हिमसेल्फ एंड हिज चिल्ड्रन, मतलब पुअर मैन ने खुद को और खुद के बच्चों को क्या दे दिया, खुद ही जहर दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो हिमसेल्फ का यूज किया जा रहा है वो क्या है यहाँ पे, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है, ठीक है। अब देखोगे आप रूल नंबर 1 इसका क्या कहता है,
तो अक्विट, अक्विट का मतलब क्या होता है? प्रशंसाजनक व्यवहार करना, ठीक है। अवेल का मतलब क्या होता है? लाभ उठाना। रिकॉन्सिल, ये सब वर्ड जो है आपको रटने पड़ेंगे, ठीक है। क्या क्या? तो अक्विट, अवेल, रिकॉन्सिल, एम्यूज, रिजाइन, एवेंस, एक्सर्ट, अप्लाई, एडेप्ट, एडजस्ट, प्राइड, अब्सेंट, एंजॉय, ये सब क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करें इनके बाद, ठीक है। इनके बाद आप हमेशा जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कीजिएगा। जैसे देखो दिया हुआ है, द ऑफिसर्स एक्विटेड देमसेल्व्स। अब यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया? देमसेल्व्स जो है यहाँ पे वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो किसके बाद आया है? तो एक्विटेड के बाद आया है, ठीक है। वेल ड्यूरिंग द क्राइसिस। उसके बाद है सी हैज रिकॉन्सिल्ड हरसेल्फ। अब देखो हरसेल्फ जो है वो क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके पहले क्या है? रिकॉन्सिल आया। मतलब ये जितने भी हैं, अक्विट, अवेल, एड्रेस भी एक इसमें जोड़ लो, ठीक है। एड्रेस भी आप इसमें ऐड कर लो, अक्विट, अवेल, एड्रेस, रिकॉन्सिल, अम्यूज, रिजाइन, ठीक है, एडेप्ट, एवेंट, एक्सर्ट, अप्लाई, एडजस्ट, प्राइड, एब्सेंट और एंजॉय, इन सब के बाद हमेशा हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे, नीचे दिए गए वाक्यों को देखिए। दे एंजॉयड द पार्टी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की यहाँ पे जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या है? दे एंजॉयड ड्यूरिंग वेकेशन, देमसेल्फ का प्रयोग एंजॉयड के बाद करें। यहाँ पे क्या हो जाएगा? देमसेल्फ का प्रयोग है एंजॉय के बाद, तो एंजॉय के बाद हमें किसका प्रयोग करना है? देमसेल्फ का प्रयोग यहाँ पे करना है। तो देखो क्या है, पढ़िएगा इसे ध्यान से। अगर एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट का उल्लेख हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना लगाए। मतलब क्या? एंजॉय के बाद अगर कोई क्या हो? ऑब्जेक्ट का उल्लेख हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एंजॉय के बाद द पार्टी का उल्लेख है, ठीक है, तो ना लगाए, वहां पे क्या ना लगाए? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग ना करें। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट का उल्लेख नहीं हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना जरूरी है। जैसे यहाँ पे देखो दिया हुआ है ही वाज अब्सेंट, ही वाज अब्सेंट, तो यहाँ पे क्या है समझिएगा। तो यहाँ पे देखो वॉज के बाद क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या है कि ही अब्सेंटेड हिमसेल्फ, तो अब्सेंटेड के बाद देखो कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पे हमने किसका यूज कर दिया? तो हिमसेल्फ का यूज कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से क्लियर हो गया आपको। अब देखिएगा सेकेंड रूल, कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई और बैग। उसके बाद क्या है? मूव, रेस्ट, हाइट के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करें। मतलब इनके साथ भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हम करते हैं। जैसे देखो दिया हुआ है क्या? यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम बैड बॉयज। देखो यहाँ पे जो है इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, दिया हुआ कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिटी, बैद, मूव, रेस्ट, हाइट के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करना होता है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई में से, यहाँ पे प्रयोग जो है नहीं करना होता है। तो यहाँ पे क्या है? यू शुड कीप योर सेल्फ ना होकर के यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये हटा देंगे हम, ठीक है। यू शुड कीप अवे फ्रॉम बैड बॉयज। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या? ही हाइड हिमसेल्फ इन द रूम। तो देखो यहाँ पे हेड के बाद जो है हिमसेल्फ नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हिमसेल्फ को क्या करना है? हमें हटा देना है। मतलब क्या? ये सब जो वर्ड्स हैं इसे याद कर लो आप। कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बैज, मूव, रेस्ट एंड हाइट के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हम नहीं करते हैं। अब जो दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा, रोल नंबर थर्ड, सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट के रूप में एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग अब तक नहीं हो सकता जब तक उसके पहले संबंधित नाउन या प्रोनाउन का उल्लेख ना हो। तो अब ये क्या है? इसका मतलब समझिएगा, सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट के रूप में एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके पहले क्या ना हो? तो एक नाउन ना हो या फिर एक प्रोनाउन का उल्लेख ना हो। जैसे दिया हुआ है माई सेल्फ रमेश फ्रॉम दिल्ली। तो अब देखो इसके पहले क्या है? यहाँ पे माई सेल्फ के स्थान पर क्या होना चाहिए था? आई एम होना चाहिए था, ठीक है। आई एम रमेश फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। उसी की तरह देखो यहाँ पे क्या है? योर सेल्फ एंड ही रिच देयर इन टाइम। यहाँ पे भी योर सेल्फ के स्थान पे यू का प्रयोग करें। लेकिन सही कब होगा? तो सही देखो हमें माई सेल्फ के पहले क्या लगाने की जरूरत पड़ेगी? आई की लगाने की जरूरत पड़ेगी। आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार इंट्रोडक्शन में बोला जाता है कि आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, मैंने खुद से ये काम किया है। तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद क्या है? रोहित विल डू दिस वर्क फॉर माई सेल्फ। अब यहाँ पे देखो माई सेल्फ के स्थान पे किसका प्रयोग होगा? तो मी का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। माई सेल्फ यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम यूज यहाँ पे नहीं करेंगे। उसके बाद है यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब मैंने बताया था आपको, बांटना, ठीक है। तो रूल नंबर 1 क्या है इसमें कि आइदर का प्रयोग दो में से कोई एक के अर्थ में होता है। जैसे बोलते हैं ना आइदर, तो देखो आइदर ऑफ दिस 3 फ्रेंड्स इज नॉटी। मतलब क्या है? यहाँ पे देखो ये गलत सेंटेंस है। क्यों है गलत? वो मैं समझाता हूं आपको। आइदर ऑफ मतलब दो, आइदर का मतलब समझो होता है क्या? आइदर का मतलब दो के लिए हम यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? दो के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 लगा दिया गया, यहाँ पे 3 लगा दिया तो गलत हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा? आइदर ऑफ दिस 2 पेन्स इज रेड। मतलब इन दोनों में से पेन
कोई एक पेन जो है क्या है, लाल है, ठीक है, दोनों में से कोई एक की बात होती है। तो आइदर ऑफ दिस टू पेन्स इज रेड, मतलब दोनों में से एक पेन जो है क्या है, वो रेड है, ठीक है। लेकिन दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से कोई एक के अर्थ में एनी या वन का प्रयोग होता है। जैसे वन ऑफ दिस थ्री फ्रेंड्स इज नॉटी, मतलब जब थ्री की बात की जाए ना, दो या दो से अधिक की बात की जाए, तो वहां पे या तो हम वन का यूज करेंगे या फिर एनी का यूज करेंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद आता है बात नाइदर का। तो देखो आइदर से एक और चीज याद रख लो, आइदर जो है, आइदर के साथ हम और का यूज करते हैं, ठीक है। आइदर के साथ जब कंजक्शन जोड़ने का काम करता है तो कौन करता है, तो और का करता है, ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी। अब अगला जो है हमारा नाइदर। नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है, दो में से कोई भी नहीं। तो देखो क्या है यहाँ पे कि नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स इन एक्टिव, मतलब दोनों में से कोई भी गर्ल जो है एक्टिव नहीं है। लेकिन दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से कोई भी नहीं के अर्थ में नन का यूज होता है। लेकिन दो से अधिक लड़कियों की मतलब वस्तुओं की व्यक्तियों की बात की जाए, दोनों में और दो में से अधिक में से कोई नहीं की बात की जाए तो नन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ना कि नाइदर का प्रयोग करेंगे। नाइदर का प्रयोग दो में से सिर्फ कोई नहीं की बात होगी। जैसे यहाँ पे देखो नाइदर ऑफ हिज फोर सन्स, गलत हो जाएगा, यहाँ पे फोर सन्स जो है फोर के लिए यूज किया जा रहा है, नाइदर को तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, नन ऑफ हिज फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। लुक्ड आफ्टर क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है ख्याल रखना या देखभाल करना, ठीक है। अब देखो क्या दिया हुआ है अगला, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यूज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब देखो यहाँ पे क्या है, रेसिप्रोकल का मतलब मैंने क्या बताया था, ईच अदर, वन अनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं और ये पारस्परिक संबंध व्यक्त करते हैं या दर्शाते हैं, ठीक है। देखो रूल नंबर 1 क्या है, तो ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। ईच अदर का प्रयोग किसके लिए होता है, दो, ठीक है, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। जबकि वन अनदर का प्रयोग दो में से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। समझ गए होगे आप। अब एग्जाम्पल से देखो, यहाँ पे दिया हुआ है कि he was so afraid that his knees knocked one another, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वन another दो की बात की जा रही है ना, नीज कितने हैं उसके, दो ही होंगे। तो यहाँ पे वन another ना होकर के क्या होगा, each other होगा, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है आफ्टर द फेयरवेल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 और 12th बेड each other गुड बाय। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे जो है each other का प्रयोग ना होकर के वन another का प्रयोग होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे स्टूडेंट है ना, तो यहाँ पे each other का प्रयोग नहीं होगा। अब देखो दिया हुआ है क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, संकेत बताया था, ठीक है, सांकेतिक प्रोनाउन बताया था। तो देखो ये प्रोनाउन जो है, जो व्यक्तियों या वस्तुओं को पॉइंट आउट करते हैं और डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, ठीक है। तो देखो दिया हुआ है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, जैसे दिस, दैट, दिस, दोज, सच और द सेम, ठीक है। तो देखो दिया हुआ है इन प्रयोग का इनका प्रयोग जब नाउन के पहले होता है। इनका प्रयोग कहाँ होता है, जब नाउन का पहले होता है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। और रूल नंबर 1 देखिएगा, रूल समझिएगा आप, इसका रूल क्या कह रहा है, वस्तु के लिए होता है, जबकि दिस का प्रयोग समीप के एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है। तो ये आपको भी पता है, दिस का जो है प्रयोग किसी एक व्यक्ति के लिए करते हैं और दिस का प्रयोग जो है अनेक व्यक्ति या वस्तु के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, दिस इज अ कैट, ठीक है, ये ना कि दिस आर, यहाँ पे देखो दिस इज अ कैट, ठीक है, ये नहीं कि दिस आर कैट या दिस इज कैट कर दो आप। यहाँ पे क्या है, दिस आर कैट्स, ठीक है, प्लूरल नाउन के रूप में, प्लूरल नाउन के लिए यूज किया गया दिस का और सिंगुलर नाउन के लिए यूज किया गया दिस का। उसके बाद देखो दिया हुआ है क्या, दैट। तो दैट का प्रयोग दूर की एक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है, ठीक है। दैट का प्रयोग जो है दूर की एक व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है और दोज का प्रयोग जो है दूर की अनेक व्यक्ति यानी एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए करता है। जैसे देखो दैट इज अ बुक और दोज आर बुक्स, ठीक है। तो पता है आपको दैट जो है सिंगुलर होता है और दोज क्या होता है, प्लूरल होता है। उसके बाद देखो दिया हुआ है सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए दैट ऑफ या प्लूरल नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए दोज ऑफ का प्रयोग होता है। जैसे देखो द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन दैट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, अर्थ इसका क्या हुआ कि ऑफ मुंबई हुआ, मतलब दैट ऑफ मुंबई, मतलब क्या, पुणे का जो क्लाइमेट है वो मुंबई से अच्छा है, तो बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, डैट का यूज किया हमने किसके, रिपीटेशन को रोकने के लिए, किसके रिपीटेशन को, नाउन को रोकने के लिए, यानी द क्लाइमेट के रिपीटेशन को रोकने के लिए हमने किसका यूज किया, तो यहाँ पे भाई यूज किया हमने दैट का, ठीक है। उसके बाद देखो दिया हुआ क्या, द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन दोज। तो देखो दोज ऑफ मुंबई, यहाँ पे देखो एक सेंटेंस होता है यहाँ पे, उसी का ये अर्थ बताया गया है कि दोज का यूज हमने किसके लिए किया, तो हमने मुंबई के रिपीटेशन को रोकने के लिए किया, नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हमने दैट और दोज का प्रयोग किया है। क्लियर है। अब चलो देखो यहाँ पे ध्यान से,
कि रूल नंबर 5 क्या है। ठीक है, तो रूल नंबर 5 देखो यहाँ पे है क्या कि रूल नंबर 5 यहाँ पे देखो, रूल नंबर कुछ गायब कर दिया गया है। ऐप वाले ने यहाँ पे रूल नंबर देखो 2 से 3 सीधे 5 कर दिया है, 3 और 4 गायब कर दिया है, तो पता नहीं वो कहाँ है। ठीक है, तो चलिए हम रूल नंबर 5 ही पढ़ेंगे। इसे आप पहले अच्छे से समझ लीजिएगा कि जो दैट ऑफ, ठीक है, दैट ऑफ का यूज हम इसलिए करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि हम यहाँ पे नाउन के रिपीटेशन को रोक सके। ठीक है, तो यहाँ पे मुंबई दोबारा लिखने की जरूरत ना पड़े, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, दैट ऑफ का प्रयोग किया। ठीक है, और यहाँ पे भी दोज ऑफ का प्रयोग किया। अब चलो यहाँ पे देखो दिया हुआ है क्या, रूल नंबर 5 देखना, रूल नंबर 3 4 तो गायब है, कि किसी सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दोबारा लिखने से बचने के लिए वन का प्रयोग होता है, जबकि प्लूरल काउंटेबल नाउन को दोबारा लिखने से बचने के लिए वंस का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो, दिस इज द न्यू वर्जन बट दैट इज एन ओल्ड वन। मतलब क्या, अगर मैंने सेंटेंस में, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को हमें रोकना है, क्या करना है, रोकना है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो वन का प्रयोग करते हैं। और प्लूरल काउंटेबल नाउन को रोकना है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो वंस का प्रयोग करेंगे। मतलब रिपीटेशन को रोकने के लिए हम इसका करते हैं, ठीक है, यूज करते हैं। उसके बाद है यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव का मतलब आपको पता है कि संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, मतलब क्या, रिलेट करने वाला। तो देखो क्या है, वे प्रोनाउन जो जोड़ने के कार्य करते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं, जैसे हु, विच, दैट, व्हाट, वाई इत्यादि। ठीक है, तो दिया हुआ आई मेट वीना हु वाज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। मतलब मैं मीना से मिला, जो कहाँ से, तो स्कूल से लौट रही थी। तो हु जो है सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, रिलेट करने का काम कर रहा है। अब इससे रिलेटेड जो है फैक्ट समझेंगे, क्या क्या है, रूल समझेंगे। पहला है रूल नंबर 1, रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट का प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लॉज के सब्जेक्ट के रूप में होता है। अब आपको मैंने क्लॉज पढ़ाया था, तो क्लॉज कितने होते हैं, 2 तरह के होते हैं ना, तो उसी में एक है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के सब्जेक्ट के रूप में होता है किसका यूज, तो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज। जैसे देखो, द बॉय हु केम हियर इज अ प्लेयर। मतलब वो जो लड़का यहाँ आया वो क्या था, वो एक खिलाड़ी है, वो क्या है, खिलाड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हु है वो क्या है, सब्जेक्ट को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। ठीक है, तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। तो ये सब्जेक्ट के रूप में किसका यूज हुआ है, तो हु का। तो किसके बदले किसके लिए यूज हुआ है, तो उसी लड़के के लिए यूज किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो देखो रिलेटिव प्रोनाउन जो दिया हुआ है उसका सेकंड रूल, कि रिलेटिव प्रोनाउन हु विद दैट का प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लॉज में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। जैसे देखो, आई हैव अ सन whom आई लव वेरी मच। मतलब मेरा एक बेटा है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। तो यहाँ पे देखो whom जो है क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है सबऑर्डिनेट क्लॉज का। उसके बाद जो देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर एंड के से जुड़कर दो एंटीसीडेंट। अब देखो एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है, एंटीसीडेंट का मतलब हो गया पूर्ववर्ती। ठीक है, क्या पहले आने वाला बोल सकते हो, पूर्ववर्ती बोल सकते हो। तो अगर एंड से जुड़कर 2 एंटीसीडेंट का प्रयोग हो जिनमें से एक मनुष्य तथा दूसरा जानवर या वस्तु हो, तो इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे द मैन एंड हिज डॉग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, द मैन। ठीक है, तो द मैन क्या है, आदमी है, मतलब क्या, किसी व्यक्ति की बात की जा रही है। और हिज डॉग, तो हिज डॉग क्या है, जानवर है। ठीक है, और उसके बाद किसका प्रयोग किया गया है, तो दैट का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आई सॉ यस्टरडे हैव बीन किडनैप्ड। तो याद रखिएगा दैट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जब 2 एंटीसीडेंट का प्रयोग होता है। ठीक है, तो 2 एंटीसीडेंट है, यानी कि मैन है एंड डॉग है। तो देखो, और उसमें भी क्या बात हो कि एक व्यक्ति हो और दूसरा क्या हो, जानवर हो या फिर कोई वस्तु हो, तो हम वहां पे किसका प्रयोग करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन में, तो दैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखो दिया हुआ है रूल नंबर 4, सुपरलेटिव डिग्री के बाद दैट का प्रयोग होता है, बिल्कुल होता है। जैसे मिसेस सिन्हा इज द मोस्ट लेबोरियस मैन दैट आई हैव एवर सीन। तो देखो, आप जब भी पढ़ोगे ना डिग्री, तो डिग्री में आपको पढ़ना पड़ेगा दैट। ठीक है, उसके बाद नरेशन में भी हमें दैट पढ़ना पड़ता है, शायद इसमें आगे दिया हो। चलिए देखते रूल नंबर 5, ऑल का प्रयोग व्यक्ति के लिए हो तो इसके बाद हु और दैट का प्रयोग होता है, ना कि होम और विच का। मतलब ऑल का प्रयोग अगर व्यक्ति के लिए है ना, तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हु का करेंगे या दैट का करेंगे। जैसे देखो, ऑल हु या दैट आर इंटरेस्टेड टू डू दिस वर्क कैन स्टार्ट नाउ। यहाँ पे होम और विच का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो होम और विच का प्रयोग किसके लिए होता है, तो वस्तु के लिए होता है। अब चलिए आगे देखिए, दिया हुआ है रूल नंबर 6, ऑल का प्रयोग वस्तु के लिए हो तो इसके साथ दैट का प्रयोग करते हैं। किसका साथ, तो दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखो ऑल का प्रयोग अगर वस्तु के लिए किया गया हो तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हु और दैट का प्रयोग किसके साथ करते हैं, तो हु और दैट का प्रयोग हम व्यक्ति के साथ करेंगे। ठीक है, कब, जब ऑल जो शो करे किसी व्यक्ति को। और यहाँ पे ऑल का प्रयोग वस्तु के लिए हो तो किसका प्रयोग करेंगे, सिर्फ दैट का, हु का प्रयोग नहीं करेंगे और ना ही होम का प्रयोग करेंगे और ना ही विच का प्रयोग करेंगे। जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ठीक है, मतलब हर चमकती हुई चीज जो है वो सोना नहीं होती। अब देखो नोट में क्या दिया हुआ है, ऑल प्लस अनकाउंटेबल नाउन के बाद दैट का प्रयोग करें।
अब इसे याद रखना, ये जो स्ट्रक्चर है याद रख लेना इसे कि ऑल प्लस अनकाउंटेबल नाउन के बाद किसका प्रयोग करेंगे, तो दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे ऑल द मनी दैट आई गेव हर हैज बीन स्पेंड, मतलब मैंने जितने पैसे उसे दिए थे वो सारे खर्च हो गए। तो यहाँ पे देखो मनी जो है अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के पहले बाद हमने किसका यूज किया, तो दैट का। ठीक है, तो वही है ऑल प्लस अनकाउंटेबल नाउन प्लस दैट। अब देखो रूल नंबर 7, तो रूल नंबर 7 है एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, एनी, ऑल, एवरीवन, नन, नो, नोबडी, मच, लिटिल, द सेम, द फ्यू, द लिटिल के बाद दैट का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे देखो माई फादर हैज गिवन मी एवरीथिंग आई नीडेड दैट आई नीडेड, तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, इन सब के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, जितना भी दिया हुआ है एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, एनी, ऑल, एवरीवन, नन, तो इन सब के बाद हम दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार दिया हुआ है कि दिस इज द ओनली पेन दैट है, तो द ओनली के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। माई वाइफ हैज बीन स्पेंट, सॉरी माई वाइफ हैज स्पेंट द लिटिल मनी, तो द लिटिल के बाद किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, आप इसे रट जाओ लिख लिख करके। उसके बाद दिया हुआ है कि रूल नंबर 8 क्या होता है, तो वर्ब के अस्पष्ट रहने पर, मतलब वर्ब का क्या हो हमें पता हो। ठीक है, तो वर्ब के स्पष्ट रहने पर द प्लस सेम, ठीक है, द सेम प्लस नाउन के बाद दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस इज द सेम मैन, तो भाई वर्ब का तो पता है, वर्ब यहाँ पे स्पेस मतलब जो वर्ब जो है यहाँ पे क्या है, वर्ब जो है स्पष्ट है। यहाँ पे जो देखो क्या दिया हुआ है, डिसीव, डिसीव का मतलब क्या होता है, धोखा देना। तो यहाँ पे वर्ब जो है स्पष्ट है, दिस इज द सेम मैन दैट डिसीव्ड मी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किसका प्रयोग किया, दैट का प्रयोग किया। ठीक है, दिस इज, ठीक है, द सेम मैन, तो द सेम के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, अगर नाउन दिया हो तो द सेम है, द सेम के बाद नाउन है मैन, उसके बाद किसका प्रयोग है, दैट का, कब, जब वर्ब जो है अस्पष्ट हो। अब दिया हुआ है यूज ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज देखिए क्या है, वे प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त हो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, मतलब जिससे प्रश्न पूछा जाता है। तो है कौन कौन, हु, होम, हुज, विच, और ये सब क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब देखो यहाँ पर रूल दिया हुआ है, ए बी सी को ध्यान से देखें, चलिए देखते हैं। तो हु का प्रयोग सब्जेक्ट का पता करने के लिए होता है, तो हु इज प्लेइंग। ठीक है, हु का प्रयोग जो हम सब्जेक्ट को पता करने के लिए करते हैं, हु इज प्लेइंग, कौन खेल रहा है भाई। उसके बाद होम का पता, होम का प्रयोग ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए किया जाता है, होम हैज ही इनवाइटेड, मतलब उसने किसे इनवाइट किया है। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे होम का प्रयोग किसके लिए कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए कर रहा है। और हुज का क्यों करते हैं, तो देखो हुज का प्रयोग मालिक का पता करने के लिए करते हैं। हुज बुक इज दिस, मतलब इस बुक का मालिक कौन है, इस पुस्तक का जो है मालिक कौन है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि हु का प्रयोग कहाँ होता है, होम का प्रयोग कहाँ होता है, हुज का प्रयोग कहाँ होता है। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं तीनों को एक बार। तो हु का प्रयोग जो है सब्जेक्ट को पता करने में, होम का प्रयोग किसका पता करने में, तो ऑब्जेक्ट का पता करने में, और हुज का प्रयोग जो है मालिक का पता करने में होता है। अब रूल नंबर 2 समझेंगे। दिया हुआ है कि प्रीपोजिशन प्लस होम का प्रयोग नहीं होता, मतलब प्रीपोजिशन के साथ हम होम का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रीपोजिशन के साथ हु का प्रयोग हम नहीं कर सकते। बाय होम वॉइस द रामायण रिटन, आपने वॉइस पढ़ा होगा, तो वॉइस में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, बाय होम का। लेकिन प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य के अंत में करने पर हु का प्रयोग वाक्य के शुरुआत में होता है या प्रचलित है। जैसे हु वॉइस द रामायण रिटन बाय, यानी दोनों प्रकार से हम वॉइस बनाते हैं, ये दोनों रूल याद रख लेना, दोनों प्रकार से हम वॉइस बनाते हैं। ठीक है, जैसे और एग्जाम्पल है हु आर यू, तुम कौन हो। ठीक है, हु आर यू। लेकिन यहाँ पे देखो दिया हुआ आई डोंट नो हु आर यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई डोंट नो हु यू आर। ठीक है, ये होता है। अब चलिए आगे देखते हैं, रूल नंबर 3 क्या है। तो जब 2 या 2 से अधिक में से एक का चुनाव करना हो तो विच का प्रयोग होता है। अब आपके पास 2 या 2 से अधिक चीजें दे दी गई, आपको चुनाव करने की बात की जाएगी, तो आप किसका प्रयोग करोगे, तो विच का प्रयोग करोगे। जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल, हु इज योर ब्रदर इन द क्राउड, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि हु इज योर ब्रदर ना होकर के यहाँ पे क्या होगा, विच इज योर ब्रदर। ठीक है, क्योंकि हमें चुनाव करने की बात की जा रही है, एक से अधिक में हमें चुनना है, तो हम यूज करेंगे विच इज योर ब्रदर इन द क्राउड। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है कि हु ऑफ द सर्वेंट डू यू वांट, तो यहाँ पे हु ऑफ द सर्वेंट ना होकर के होगा विच ऑफ द सर्वेंट डू यू वांट। अब देखो दिया हुआ है क्वेश्चन में WH फैमिली के बाद, तो WH फैमिली क्या होता है, तो WH फैमिली व्हाट, वेयर, व्हाई, ठीक है, हाउ, हु, ये सब WH फैमिली है। तो WH फैमिली के बाद टेंस का इंटरोगेटिव फॉर्म लगाएं, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें। लेकिन WH फैमिली 2 वाक्यों को जोड़ रहा है, यानी रिलेटिव प्रोनाउन को जोड़ रहा है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद टेंस का असर्टिव फॉर्म का प्रयोग करें, जो एग्जांपल दिया हुआ था पहले 1 में, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आप देख लेना उसे। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, दिया सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का, यहाँ पे देखो दिया हुआ है, सबसे पहले समझना रूल नंबर 4
कि रूल नंबर 4 क्या कह रहा है। तो हुज का प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए नहीं होता है। हुज का प्रयोग जो है हम निर्जीव वस्तु के लिए नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे हुज बुक इज दिस, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हुज बुक इज दिस। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ है कि दिस इज, सेकंड देखिएगा एग्जांपल, सॉरी, दिस इज द फ्लाई ओवर हुज इनऑग्रेशन वाज, इनऑग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन करना, तो इनऑग्रेशन वाज डन बाय द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे किसका यूज कर दिया है इन्होंने, हुज का यूज कर दिया, ठीक है। तो अब चलो देखते हैं यहाँ पे कि हुज, देखो हुज का प्रयोग किसके लिए हुआ, हुज का प्रयोग जो है सजीव वस्तु के लिए, सजीव के लिए किया जाता है, यानी व्यक्तियों के लिए किया जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हुज का प्रयोग हुआ है कि ये किसकी पुस्तक है, तो यहाँ पे बात की जा रही है किसी मैन की या वुमेन की या फिर सजीव की। लेकिन यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि दिस इज द फ्लाईओवर द इनऑग्रेशन ऑफ विच वॉज डन बाय द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। अब यहाँ पे विच का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब कुछ रूल्स है। अब जो आता है मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, तो प्रोनाउन इन रिलेशन टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो है प्रोनाउन का रिलेशन क्या होता है वो हमें देखना है यहाँ पे। तो दिया हुआ है प्रोनाउन से संबंधित प्रश्न सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्या क्या है, सबसे पहला है पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव प्रोनाउन आपको पता है अधिकारवाचक सर्वनाम, ठीक है, मतलब अधिकार शो करेगा। तो यहाँ पे रूल नंबर ए देखिएगा, जब दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड, एक्सेप्ट, रेदर देन, अकम्पेंड बाय, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, नथिंग बट से जोड़ा जाए तो पजेसिव प्रोनाउन आई सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो जो पजेसिव प्रोनाउन आएगा ना वो फर्स्ट पर्सन के और फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। वो है क्या, वो समझते हैं पहले। यहाँ पे देखो, जैसे रीता एज वेल एज हर फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब रीता जो है किसके साथ जुड़ी हुई है, तो रीता जो जुड़ी हुई है वो एज वेल एज के साथ फ्रेंड्स के साथ जुड़ी है। तो आगे आने वाला जो वर्ब आएगा, ठीक है, आगे आने वाला जो वर्ब आएगा और जो बोल सकते हो प्रोनाउन या नाउन जो आएगा वो किसके अनुसार आएगा, तो फर्स्ट पर्सन के अनुसार आएगा। तो फर्स्ट पर्सन कौन है इसमें, तो यहाँ पे जो है वो सॉरी फर्स्ट पर्सन ही फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट इसमें कौन है, तो रीता है। तो रीता के लिए यहाँ पे क्या आएगा, हैज आएगा, क्योंकि अगर हर फ्रेंड्स के अनुसार आता तो यहाँ पे हैव आता, लेकिन नहीं, ये देखेंगे कि एज वेल एज के साथ जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे हमें हैज का प्रयोग करेंगे, यानी कि रीता के अनुसार यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे और रीता के अनुसार यहाँ पे हम प्रोनाउन का यूज करेंगे, यानी कि रीता के लिए प्रोनाउन कौन सा यूज होगा, तो हर का यूज होगा। क्लियर हो गया। उसी तरह से सेकंड एग्जांपल देखो, समझ में आएगा आपको कि माय फ्रेंड। अब यहाँ पे जो है माय फ्रेंड है तो माय फ्रेंड सिंगुलर है, ठीक है। अब देखो माय फ्रेंड रीना, यानी कि रीना जो है सिंगुलर हो गया यहाँ पे, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और जुड़ा हुआ किसके साथ है, तो अलोंग विद के साथ है, और हर सिस्टर। तो यहाँ पे जो इज आएगा वो आएगा किसके अनुसार, तो रीना के अकॉर्डिंग, ठीक है। और आगे जो यहाँ पे प्रोनाउन जो आएगा वो भी आएगा रीना के अकॉर्डिंग, यानी रीना लड़की है तो रीना के लिए जो लगाएंगे हम हर लगाएंगे। तो माय फ्रेंड रीना अलोंग विद हर सिस्टर इज डूइंग हर जॉब एट दिल्ली। अब जो दिया हुआ है रूल नंबर 2 समझना कि जब दो सब्जेक्ट को आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो और नन बट, ये याद रखना है आपको। देखो क्या है, दो सब्जेक्ट आइदर के साथ और यूज करते हैं, नाइदर के साथ नॉर यूज करते हैं, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो यूज करते हैं, ठीक है, और नन के साथ क्या यूज करते हैं, बट यूज करते हैं, से जोड़ा जाए तो पजेसिव प्रोनाउन नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा। अब यहाँ पे क्या है, नियर वाले जो सब्जेक्ट होगा ना उसी के अकॉर्डिंग जो है पजेसिव प्रोनाउन का यूज होगा। जैसे देखो नाइदर और नॉर, तो नाइदर नॉर के साथ जुड़ा हुआ है, नाइदर द स्टाफ मेंबर्स नॉर द मैनेजर। अब यहाँ पे वॉच किसके अकॉर्डिंग आया, तो मैनेजर के अकॉर्डिंग आया। तो आगे आने वाला जो प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग आएगा, तो प्रोनाउन भी किसके अकॉर्डिंग आएगा, तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव प्रोनाउन भी जो आएगा वो आएगा मैनेजर के अकॉर्डिंग, मतलब हिज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। टास्क सीरियसली किसके साथ जुड़ा है, तो नाइदर नॉर के साथ। इसीलिए आपको ये सब वर्ड जो है याद करने बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो दिया हुआ है रूल नंबर 3 कि जब इच एवरी नाइदर आइदर एनीवन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो तो पॉजिटिव केस थर्ड पर्सन सिंगुलर के अनुसार होना चाहिए। अब क्या बोल रहा है कि इच एवरी नाइदर आइदर और एनीवन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो, तो देखो नाइदर का यूज क्या किया गया है, नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स हैज ब्राउड देयर लगेज। तो यहाँ पे देखो आवर के स्थान पे क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, ठीक है। आवर के स्थान पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज का प्रयोग कर देंगे हम। तो आगे देखिए क्या होगा यहाँ पे, ईच वन ऑफ अस इज डूइंग आवर ड्यूटी प्रॉपरली। तो यहाँ पे भी देखो आवर के साथ हिज का प्रयोग करें
तो सिंपली यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इच एवरी आइदर आइदर जो सब्जेक्ट के रूप में आ जाए, जैसे यहाँ पे इच जो है सब्जेक्ट के रूप में आ गया है, ठीक है, तो पॉजेसिव केस के थर्ड पर्सन सिंगुलर के अनुसार होना चाहिए। जो पॉजेसिव केस लगाएंगे ना वो थर्ड पर्सन के अनुसार लगाएंगे, ठीक है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर के अनुसार लगाएंगे। तो सिंपली इतना आपको याद रखना है। अब चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्या है, रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, तो रूल नंबर 4 कह रहा है अगर कलेक्टिव नाउन, यदि कलेक्टिव नाउन, जैसे कलेक्टिव नाउन क्या होता है, नाउन में आपने पढ़ा होगा जो भी क्या ग्रुप दर्शाए, ग्रुप का बोध करे। तो जैसे जूरी, आर्मी, फ्लीट, क्रू का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो, तथा इससे समूह का बोध हो तो इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन तथा एडजेक्टिव जैसे इट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग करते हैं या फिर जरूरत होता है, ठीक है। जैसे देखो द जूरी हैज गिवन देयर वर्डिक्ट, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, देयर का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि जूरी यहाँ पे डिवाइड नहीं हुई है, जूरी यहाँ पे एकमत है, ठीक है। तो द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे इट्स का प्रयोग करेंगे प्रोनाउन के रूप में। लेकिन यहाँ पे जो देखो अगला जो दिया हुआ है कि यदि कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में हो, यानी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा रहा है, ठीक है, तथा इससे सेपरेट इंडिविजुअल यानी अलग अलग, अब यहाँ पे जो है कलेक्टिव नाउन बट गई है, अलग अलग हो गई है, ठीक है, का बोध हो तो प्लूरल माना जाता है और इसके साथ प्लूरल प्रोनाउन का यूज करते हैं, जैसे दे, देम, देयर, देयर, देयर्स और देमसेल्फ का यूज करते हैं। जैसे देखना द टीम आर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, तो अब यहाँ पे टीम जो है डिवाइड हो गई है, अब जो टीम डिवाइड हो गई तो वो प्लूरल हो गई, और प्लूरल हो गई तो प्लूरल जो है वर्ब का भी यूज करेंगे और प्लूरल जो है प्रोनाउन का भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट्स ना होकर के यहाँ पे हो जाएगा देयर, द टीम आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। क्लियर हो गया, आपको समझ में आया होगा अच्छे से, बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं। रूल है यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन एंड से जुड़कर प्रयुक्त हो तथा इनके लिए प्लूरल प्रोनाउन तथा एडजेक्टिव का प्रयोग करें, मतलब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ गया तो सिंपल सी बात है, जब एंड से जुड़ गया तो प्लूरल हो गया, तो उनके साथ हम प्लूरल प्रोनाउन का यूज करेंगे। जैसे राम एंड श्याम डू देयर वर्क, ठीक है, तो राम एंड श्याम डू, तो डू भी जो है प्लूरल वर्ब है क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर सिंगुलर मिलकर प्लूरल बना दिया इन्होंने, और यहाँ पे देयर जो है प्लूरल प्रोनाउन है। चलिए आगे देखिए अगला रूल नंबर 7 समझिएगा क्या है। तो यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो तथा सिर्फ पहले सिंगुलर नाउन के पूर्व आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो तो इससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है तथा इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन तथा एडजेक्टिव ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ इत्यादि का प्रयोग करते हैं। आप समझिएगा अच्छे से। अब मैंने आपको आर्टिकल में पढ़ाया है कि जब हम दो नाउन का यूज करते हैं सेंटेंस में और पहले वाले नाउन के पहले, ठीक है, क्या एक आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो बस, ठीक है, और दूसरे नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया हो, तो मतलब होता है कि वही वो जो व्यक्ति है वो एक ही व्यक्ति है, दो व्यक्ति नहीं है, वो अधिक व्यक्ति हैं। तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे और सिंगुलर प्रोनाउन का भी यूज करेंगे। जैसे देखना द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजर इज नेग्लिजेंट ऑफ देयर ड्यूटी, तो अब यहाँ पे देखना ध्यान से, अब क्या है यहाँ पे इन्होंने देयर का यूज किया है, लेकिन यहाँ पे देखो सिंगल आर्टिकल है नाउन के पहले और यहाँ पे आर्टिकल नहीं है ट्रेजर के पहले, मतलब कहने का मतलब ये है कि सेक्रेटरी भी वही है और ट्रेजर भी वही है, तो जब दोनों एक ही है तो यहाँ पे देयर ना होकर के यहाँ पे क्या होगा, हिज का प्रयोग करेंगे। जैसे देखना है यहाँ पे क्या दिया हुआ है अगला, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजर इज नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी, मतलब क्या, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। अब देखना अलग से समझना दूसरा रूल क्या है। दूसरा मैं सिंपली आपको यहीं पे समझा देता हूं कि जब दोनों में आर्टिकल लगा हुआ रहे तो दो व्यक्ति की बात की जाएगी। जब दोनों में दोनों नाउन के पहले जो है क्या लगा रहे, आर्टिकल लगा रहे, तो मतलब दो अलग अलग व्यक्ति है, और जब दो अलग अलग व्यक्ति है तो वहां पे हम सिंगुलर प्रोनाउन का यूज ना करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन का यूज ना करके हम किसका, प्लूरल प्रोनाउन का यूज करेंगे। मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे देखना ध्यान से कि यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो दो विभिन्न व्यक्तियों का बोध होता है, मतलब अलग अलग व्यक्तियों का बोध होता है। तो इनके लिए जो प्लूरल प्रोनाउन और एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे वो करेंगे दे का, देम का, देयर का, देयर्स का, देमसेल्फ का, और अपने जरूरत के मुताबिक। जैसे दिया हुआ है द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजर डिड नॉट डू हिज वर्क, तो यहाँ पे देखो क्या है, द का यूज किया गया सेक्रेटरी के पहले भी और द का यूज किया गया ट्रेजर के पहले भी, और दोनों जो है एंड से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे इन्होंने क्या लगा दिया है, हिज लगा दिया, ठीक है, मतलब सिंगुलर प्रोनाउन का यूज कर दिया जो कि गलत है। तो यहाँ पे किसका प्रोनाउन, कौन से प्रोनाउन का यूज होगा, तो यहाँ पे यूज होगा प्लूरल प्रोनाउन का, ठीक है। जैसे द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजर डिड नॉट डू देयर वर्क, मतलब दो व्यक्ति की बात की जा रही है, तो जब दो व्यक्ति की बात हो रही है तो उनके लिए प्लूरल प्रोनाउन का यूज करेंगे। अब देखो रूल नंबर 9 दिया हुआ है, इसे भी ध्यान से देखोगे आप क्या बोल रहा है। यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तथा प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले इच
या एवरी का प्रयोग हो तो वाक्य में सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर एडजेक्टिव एवं सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ना कि प्लूरल प्रोनाउन और प्लूरल एडजेक्टिव का। मतलब क्या बोला जा रहा है कि जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन किससे जुड़े हो, एंड से जुड़े हो, और प्रत्येक के पहले इज का प्रयोग हो, तो देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या बोल रहा है। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एंड से जुड़ा हुआ, दिखा देता हूं मैं आपको। दिया हुआ द सोल्जर, यहाँ पे देखना सोल्जर एंड सेलर, और दोनों के पहले एवरी लगा हुआ है। तो जब एवरी लगा दिया इन्होंने तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखना, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या दे दिया इन्होंने, देयर दे दिया। ठीक है, क्या दे दिया, देयर, यानी एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वाज इन देयर प्लेस। ठीक है, प्लेस, तो यहाँ पे देयर ना होकर के क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर ही माना जाता है। अब देखो क्या है रूल नंबर 10, ध्यान से देखना, रूल नंबर 10 क्या बोल रहा है, मेनी अ मैन, मैनी अ मैन प्लस सिंगुलर नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। मेनी अ मैन, ठीक है, तो इतना ध्यान रखना, अ जब लगा दिया भाई तो सिंगुलर हो जाएगा। तो मेनी अ सोल्जर हैज मेट हिज डेथ इन द बैटलफील्ड, तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है कि सोल्जर, जो मेनी अ है उसके साथ यहाँ पे सोल्जर लगा हुआ है, सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, और जब सिंगुलर वर्ब है तो यहाँ पे जो प्रोनाउन आएगा आगे वो भी सिंगुलर प्रोनाउन आएगा। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या कहता है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब मैंने बताया था बांटना। ठीक है, तो इसका जो है सेंटेंस वर्ब एग्रीमेंट में कैसे यूज करेंगे, तो रूल नंबर 1 समझना, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, ठीक है, के बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे देखो दिया हुआ है ईच ऑफ द बॉय हैज अ नोटबुक, तो देखो ईच ऑफ द बॉय यहाँ पे दिया हुआ है हैज अ नोटबुक, तो यहाँ पे क्या है दिया हुआ है, देखना ध्यान से, ईच ऑफ द बॉयज होगा, यहाँ पे क्या होगा, बॉयज, ठीक है, ना कि ईच ऑफ द बॉय, यहाँ पे क्या होगा, प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे, तो ईच ऑफ द बॉयज हैज अ नोटबुक। आगे देखो क्या है रूल नंबर 2, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे देखो ईच, आइदर, नाइदर, एनी के सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। क्या है एग्जांपल, यहाँ पे देखना, ईच ऑफ द बॉयज हैज देयर ऑन वर्क, सॉरी ऑन बुक, तो ये गलत हो जाएगा, कि होगा क्या सही, ईच ऑफ द बॉयज। ठीक है, ये क्या है हमारा प्लूरल नाउन है, और यहाँ पे ध्यान से देखना, जब प्लूरल नाउन है तो इसके साथ हमने क्या किया, सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग किया, सॉरी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया, और सिंगुलर जो है प्रोनाउन का प्रयोग किया। क्यों, क्योंकि ईच ऑफ का प्रयोग किया गया, और ईच ऑफ के बाद क्या है, द है। ठीक है, क्या है, द है, याद रखना। उसके बाद क्या है, रूल नंबर 3 देखिएगा, यदि इच का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए हो तो इच का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद अथवा एक्सुलरी वर्ब के पहले होता है। तो मतलब है क्या इसका मतलब, सिंपली यहाँ पे समझना, वी हैव इच एडवाइज हिम टू गिव अप, गिव अप का मतलब क्या होता है, छोड़ देना। ठीक है, याद रखिएगा, गिव अप का मतलब क्या होता है, छोड़ देना, तो गिव अप स्मोकिंग, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। क्यों गलत हो जाएगा, तो देखो क्या कहा जा रहा है कि इच का प्रयोग अगर सब्जेक्ट के लिए हो तो इच का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करते हैं। ठीक है, जैसे देखो वी इच, ठीक है, वी इच, ना कि यहाँ पे हम हैव के बात कर देंगे, तो वी इच हैव एडवाइज हिम टू गिव अप स्मोकिंग, तो हैव यहाँ पे क्या है, एक्सुलरी वर्ब है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा रूल नंबर 4 क्या बोल रहा है, रूल नंबर 4 बोल रहा है बोथ का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। बोथ का प्रयोग आपको पता है, बोथ का मतलब दोनों होता है, तो बोथ का प्रयोग जो है दो या दो मतलब दो व्यक्तियों के लिए होता है। ठीक है, जैसे ऑल ऑफ 2 स्टूडेंट्स आर गिल्टी, नहीं, यहाँ पे क्या होगा, बोथ ऑफ द 2 स्टूडेंट्स। ठीक है, बोथ ऑफ द 2 स्टूडेंट्स आर गिल्टी, ठीक है, ना कि ऑल ऑफ द 2 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि बोथ का प्रयोग नकारात्मक वाक्य में नहीं होता है। बोथ का प्रयोग किस में नहीं करेंगे, तो निगेटिव सेंटेंसेस में नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे दिया हुआ है बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइदर ऑफ देम इज गोइंग। उसके बाद देखिए क्या है, यूज ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन, तो इंडेफिनिट का मतलब बताया था अनिश्चयवाचक प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम। तो होता क्या है, रूल नंबर 1 समझिएगा, यदि वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके लिए नोमिनेटिव केस वन तथा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वन सेल्फ का प्रयोग होता है। कहने का मतलब क्या है, वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में किया जा रहा है, तो देखो वन शुड डू वंस ड्यूटी वन सेल्फ। ठीक है, तो मतलब क्या है, वन का प्रयोग जो है सब्जेक्ट के रूप में है, और इसका नोमिनेटिव केस क्या होगा, तो वन होगा, तथा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा, वन सेल्फ होगा। ठीक है, उसी तरह सेकंड देखिए, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सेकंड वाला, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हिज दे देता है तो हिज नहीं होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस।
और अगला दिया हुआ है कि प्रोनाउन से संबंधित सवाल क्वेश्चन टैग अध्याय से भी आते हैं। क्वेश्चन टैग अध्याय देखे तो क्वेश्चन टैग मैं आपको पढ़ा चुका हूं, वो देख लीजिएगा। तो इस तरह से हमारा आज का प्रोनाउन का चैप्टर खत्म होता है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं, और वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।